आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @अस्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ना। और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित 4 वीडियो डाला गया है पहला चैप्टर से, तो जाकर आप लोग उसको देखिए और शेयर कीजिए इसको। देखिए आज इसका मतलब चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि शुरू से बता देते हैं आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े, है ना। फ्रांसीसी क्रांति, 1830 क्रांति कैसे हुआ, 1848 क्रांति कैसे हुआ था। उसके बाद पढ़ा है कि इटली के कारण कैसे हुआ, जिसमें मेजनी, काउंट और गैरिबाल्डी, विक्टर एमेनुअल जैसे है ना व्यक्तियों ने भाग लिया था। उसके बाद जर्मनी के कारण पढ़े थे, है ना। और जानते भी जर्मनी कितने भागों में बटा हुआ था, जर्मनी में क्या क्या एक करण का समस्या था। उसके बाद पढ़े बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क कैसे जर्मनी के करण किए। तो आज आप लोग का जो लास्ट टॉपिक है पढ़ना है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। 2-3 टॉपिक है लेकिन सब छोटा छोटा टॉपिक है। तो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पढ़ना है आपको। तो देखिए यूनान जो था, कहा जाता है कि यूनान देशों में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि यूनान में भी राष्ट्रीयता का प्रसार बहुत तेज गति से हो रहा था। और यूनान का अपना जो इतिहास है बहुत मतलब गौरवमय रहा। इसका इतिहास बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुनर्जागरण काल से पहले थे, पुनर्जागरण काल के बाद भी यूनान जितना विकसित कोई नहीं था। हर चीज के मामले में, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, है ना, हर चीज के मामले में यूनान सभी देशों से काफी आगे था। लेकिन इतना उपलब्धियां इनके पास होने के बावजूद यह तुर्की शासन के अधीन हो जाते हैं। इन तुर्की पे कब्जा कर लेता है ना। और मतलब हर क्षेत्र में आगे थे, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान, है ना, गणित में, सब में। लेकिन फिर भी तुर्की के अधीन हो जाते हैं, तुर्की को अपना गुलाम बना लेता है, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए मतलब याद रखिएगा यूनान किसके अधीन था, तो तुर्की के अधीन था। और देखिए यूनान और फ्रांस में कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता का भावना का लहर जागा। जैसे हमारा बताया आपको कि लगभग, है ना, कि हर फ्रांसीसी क्रांति, 1830 का क्रांति हुआ, 1848 का क्रांति हुआ, उससे पूरे विश्व प्रभावित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी यूनान में भी राष्ट्रीयता का भावना का लहर जगा। और कहा भी जाता है कि धर्म जाति के नाम पे इनका पहचान तो एक ही था, फ्रांसीसी का, यूनानियों का। धर्म जाति और संस्कृति धर्म का पहचान क्या था, एक ही था। तो मतलब इन्होंने अपने आप को तुर्की शासन से अलग करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया। और सबसे पहले एक मतलब संगठन बनाते हैं, इसका नाम पड़ा हिटेरिया फिलाई, है ना। इन्होंने सबसे पहले संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा हिटेरिया फिलाई। तो हिटेरिया फिलाई नामक संगठन बनाया। इसका उद्देश्य था, है ना, मतलब इस संस्था हिटेरिया फिलाई नामक संस्था का गठन ओडेसा नामक स्थान पर होगा। याद रखिएगा कहां पर होगा, ओडेसा नामक स्थान पर होगा। तो हिटेरिया फिलाई जो था, है ना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य एक ही था कि यूनान में मतलब यूनान से तुर्की के शासन को हटाना है और वहां पे स्वतंत्रता लाना है, ठीक है। तो यूनान तुर्की के अधीन हो गया और इन लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने यूनान के सभी लोगों में राष्ट्रीयता का भावना का लहर पैदा किए। और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा हिटेरिया फिलाई। हिटेरिया फिलाई संगठन का मात्र एक ही उद्देश्य था, इसमें सभी राष्ट्रवादी व्यक्ति जुड़े हुए थे। उन सबका उद्देश्य एक ही था कि यूनान को कैसे करके स्वतंत्र बनाना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यूनान में मतलब यूरोप वासियों के लिए, पूरे यूरोप वासियों में स्वतंत्रता का लहर दौड़ा, राष्ट्रीयता का लहर करने लगा, है ना। यहाँ पे इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि थे लॉर्ड बायरन, है ना, इन्होंने भी यूनान की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। तो इस तरीके से लगभग, है ना, हर पूरे यूनान में मतलब राष्ट्रवाद की भावना जागरूक होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना उमड़ने लगा। लेकिन सबसे भयानक स्थिति तब बन जाता है जब 1800, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ के जो तुर्की शासक थे, तुर्की शासक के नहीं था यूनान। तो जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानियों को रोका जाता है आंदोलन करने से, इन्हें पूरी तरीके से इनके आंदोलन को कुचल दिया जाता है, तब जाकर के इसके बाद 1841 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। यूनान में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, है ना। और इनके समर्थन में रूस के शासक जार अलेक्जेंडर रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो रूस के शासक थे जार अलेक्जेंडर, ये भी यूनान के समर्थन में थे। लेकिन कहा जाता है कि मतलब ये भी यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में थे। लेकिन ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी जो मेटरनिक थे, उनके दबाव में खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। यूनान के समर्थन में रूस के शासक भी थे,
लेकिन मेटरनी के दबाव में सामने आ नहीं रहे थे। इसके बाद जो रूस में नए शासक बनते हैं जार निकोलस, तो जार निकोलस यूनान को पूरी तरीके से समर्थन करना शुरू करते हैं, है ना, और तुर्की के खिलाफ आंदोलन करना शुरू करते हैं लोग। तब जाकर के जब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा तो 1826 में एक संधि होता है रूस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन और रूस यूनान को मदद करेगा, है ना, तुर्की से युद्ध करने में। और कहा जाता है कि फ्रांस के राजा थे चार्ल्स टेन, है ना, फ्रांस के राजा भी समर्थन दिए उनको, और इन लोगों ने मतलब लगभग युद्ध करना शुरू किया, है ना। यूनान की तरफ से रूस भी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया और, है ना, फ्रांस भी हो गया। तो 3 देश यूनान की तरफ से हो गए। उधर तुर्की के समर्थन में मिस्र आ गया, है ना, तुर्की को सपोर्ट करने मिस्र आता है। तो जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में पूरी तरीके से मतलब तुर्की हार जाते हैं, तुर्की और मिस्र का हार होता है। तब जाकर के तुर्की और मिस्र में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि होता है। एड्रियानोपुल की संधि हुई, ठीक है। और दोनों मतलब लगभग इस युद्ध के बाद यहाँ से यूनान से, ठीक है ना, यूनान से तुर्की का शासन हट गया। और यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि लगभग संधि होता है जिसमें कहा गया कि तुर्की का नाम मात्र का प्रभुता यूनान में बना रहेगा। यानी जब युद्ध में हार गए, है ना, तुर्की और मिस्र के लोग, तो तुर्की और मिस्र में दोनों में संधि होता है 1829 में। याद रखिए एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, है ना, 1829 में। किसके बीच में? तुर्की और मिस्र के बीच में, तुर्की व मिस्र के बीच में, ठीक है। तो कहा जाता है लगभग कि इसने यह निर्णय लिया कि तुर्की का नाम मात्र का प्रभुता रहेगा, लेकिन यूनान के लोगों ने इसे, यूनान के जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे सब लोगों ने इनका पूरे तरीके से बहिष्कार किया। और अंततः जाकर के 1832 ईस्वी में, है ना, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में घोषित कर दिया गया। 1832 में यूनान की स्वतंत्रता हो जाती है, यूनान की स्वतंत्रता मिलता है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ के शासक, है ना, तो यहाँ पे बवेरिया के शासक ओटो को राजा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बवेरिया के शासक ओटो को राजा घोषित किया गया, राजा घोषित किया गया, ठीक है। तो कहानी यूनान में समझ गए। यूनान शुरू में मतलब पुनर्जागरण काल से पहले, पुनर्जागरण काल के बाद भी साहित्य हर क्षेत्र के मामले में संपन्न था, लेकिन फिर भी यह तुर्की के अधीन हो जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव यहाँ पड़ा और यहाँ के राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने सबसे पहले, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए इटेरिया फिलाइन नामक संगठन का स्थापना किया ओडेसा नामक स्थान पर, है ना, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? यूनान को स्वतंत्रता दिलाना, यूनान में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करना। इस पर 1821 में सबसे भयानक स्थिति बनता है कब? जब तुर्की मतलब जो तुर्की के शासक यूनान के लोगों को, राष्ट्रवादी व्यक्तियों को आंदोलन करने से रोकते हैं। और अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर चिटलांटी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। फिर बाद में जाकर इनके समर्थन में रूस के शासक होते हैं जार अलेक्जेंडर, लेकिन वह मेटरनी के दबाव में खुलकर सामने नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद जो रूस के शासक बनते हैं जार निकोलस, है ना, वो खुलकर समर्थन में आते हैं, यूनान का समर्थन करने लगते हैं। इसी बीच में ब्रिटेन और रूस में समझौता होता है और दोनों मिलकर यूनान को मदद देने का वादा करते हैं, घोषणा करते हैं। इसके बाद फ्रांस भी उनका समर्थन करता है। यूनान की तरफ से फ्रांस, रूस, ब्रिटेन 3 देश हो गया, है ना, और तुर्की को सिर्फ मिस्र का सहायता मिल रहा था। तो जब युद्ध हुआ तो तुर्की और मिस्र हार गए इसी बीच में। इसके बाद दोनों के बीच में 1829 में एड्रियानोपुल का संधि होता है ना, और जहां पे इस संधि में निर्णय लिया गया कि तुर्की का बस नाम मात्र का प्रभुता यूनान में बना रहेगा। लेकिन फिर भी यूनान के लोग, ठीक है ना, विरोध करना शुरू कर दिया और अंततः 1832 ईस्वी में यूनान की स्वतंत्रता होता है और यहाँ पे बवेरिया के शासक ओटो को राजा घोषित किया जाता है। फिर है यूनान का स्वतंत्रता। दूसरा जो आपको पढ़ना है हंगरी में राष्ट्रवाद, ठीक है। हंगरी में भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार ज्यादा हुआ, है ना। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, ठीक है। और 1848 की क्रांति से यहाँ पे भी राष्ट्रीय आंदोलन होना शुरू हो गया। जब फ्रांस में 1848 का क्रांति हुआ तो यहाँ पे भी मतलब आंदोलन करना लोग शुरू कर चुके थे। और यहाँ पे जो दो प्रमुख नेता थे कोसुत और फ्रांसिसी, है ना, यहाँ के जो हंगरी में जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका नाम था कोसुत। क्या था? कोसुत और फ्रांसिसी डीक, ठीक है। तो फ्रांसिसी डीक और कोसुत यहाँ के राष्ट्रवादी के नेता थे, जिनके द्वारा कोसुत जो थे लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, वह समाज में वर्गहीन समाज का स्थापना करना चाहते थे।
ठीक है, जिस पर लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। और फ्रांस में भी जो लुई फिलिप का जो पतन हुआ था, हंगेरियन राष्ट्रवादी में ज्यादा प्रभाव पड़ा। जब 1848 में क्रांति हुआ था फ्रांस में, तो लुई फिलिप का पतन हुआ था, उस समय शासक वही थे। तो जब पतन हुआ तो यहाँ पे भी इसका प्रभाव पड़ा, हंगरी में भी। और इस तरीके से मतलब देश की जनता का साथ लेकर एक कोसुत है ना आंदोलन करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे भी 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगेरियन सरकार बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लगभग हंगरी में राष्ट्रवाद का भावना आता है। मतलब ये भी 31 मार्च 1848 को स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, दूसरा हक है पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड कहता है कि देखिए पोलैंड जो था, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी, मतलब कहने का मतलब है पोलैंड में रूस का शासन था। पोलैंड में जब राष्ट्रवाद का भावना उड़ा तो रूस इसको काफी बुरी तरह से कुचल दिया, लेकिन पोलैंड में मतलब राष्ट्र का भावना कभी आया नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे लोग, जिनका कब्जा था उन्हें कब्जा करने का। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि बार बार यहाँ पर रूस का कब्जा था, तो बार बार पोलैंड को कुचल दिया जाता था आंदोलनों को। इस तरह से पोलैंड में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। लास्ट आपका है बोहेमिया, एक और देश है जहाँ इसका नाम है बोहेमिया में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, बोहेमिया भी ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत आता था, है ना। यहाँ पे सबसे अधिक लोग बोहेमिया में चेक जाति के लोग ज्यादा रहते थे, है ना। चेक जाति की संख्या अधिक है यहाँ पे। ठीक है, तो कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे भी बहुसंख्यक चेक जाति थे, इनके मांगों को स्वीकार किया गया राष्ट्रवाद की भावना का उदय कारण, है ना। और ऑस्ट्रियाई क्रांतिकारी जितना भी थे शक्ति, मतलब कहने का मतलब था कि बोहेमिया में भी ऑस्ट्रिया के द्वारा बहुत सारे आंदोलनों को दबा दिया गया। बोहेमिया में चेक जाति की संख्या अधिक था, तो लोग जब आंदोलन करते थे तो ऑस्ट्रिया के शासक इन लोगों को भी दबा देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया को समझ गए होंगे। तो हंगरी को याद रखिए कि हंगरी के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? कोसुत। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ, है ना, तुर्की और मिस्र के बीच में 1829 में। ठीक है, तो यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। तो इसमें आपको 3 पॉइंट है, एड्रियानोपुल की संधि याद रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद हंगरी के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? कोसुत थे। उसके बाद याद रखिएगा आप एक पॉइंट और, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा, राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होता है। देखिए, तो यूरोप में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उत्पत्ति तो फ्रांसीसी क्रांति से ही हो गया था, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति से देखिए यूरोपीय कई राज्यों का एकीकरण, इसके फलस्वरूप बहुत मतलब कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, और मतलब सभी राष्ट्रों में लगभग राष्ट्रवाद की भावना आने लगा, और प्रत्येक राष्ट्र की जनता के लिए और सरकार के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। ठीक है, यानी हर देश की जनता अपने राष्ट्र के प्रति सचेत हो गई, सबके अंदर राष्ट्रवाद का भावना आ गया, जिसका परिणाम निकला कि यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रों का एकीकरण हुआ, बहुत सारे राज्यों का एकीकरण होने लगा। ठीक है, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, बहुत सारे का एकीकरण हो गया। ठीक है, जैसे इसमें कितना पढ़े, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि देखिए मतलब साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद का भावना इतना बढ़ गया था कि साम्राज्यवाद का जो पर्यटन है कम होने लगा, और हर जगह लोकतंत्र, है ना, स्वतंत्रता का लहर दौड़ने लगा। ठीक है, और मतलब यूरोप में हुए एकीकरण का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा, पूरे महादेश में पड़ने लगा, एशिया, अफ्रीका, हर महादेश में अलग अलग देश में पड़ने लगा, है ना। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में बताया था, जब गरीबाडी आपको पढ़ा रहे थे, बताए थे कि यहाँ पे लाला लाजपत राय गरीबाडी के जीवनी का वर्णन किए हुए हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ, बहुत सारे क्रांति होता है, सबका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि मतलब सिर्फ यूरोप को नहीं प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके तरफ से यूरोप में कई छोटे छोटे मतलब कई राज्यों का एकीकरण हो गया, और प्रत्येक राष्ट्र की जनता अपने देश के प्रति सचेत हो गया, हर लोग के अंदर राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यूरोप में नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक कर दिए। इसके बाद नेपल्स की क्रांति देख लीजिए, नेपल्स की क्रांति हुआ था 1800, है ना, वैसे से विधि याद रखिएगा, नेपल्स की क्रांति। ठीक है, नेपल्स की क्रांति 1821 से। तो लगभग यही कहा जाता है कि देखिए इस तरह से मतलब कई तरह के धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे मैसूर में भी जो टीपू सुल्तान शासक थे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुए, और यहाँ पे एक स्वतंत्रता के नाम का वृक्ष लगाया गया। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है, जैकोबिन दल के सदस्य बने, और यहाँ पे मतलब टीपू सुल्तान स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में वृक्ष लगाते हैं। और यहाँ पे जो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, है ना, उसका भी असर पड़ा इसका। इस तरीके से पूरे यूरोप का जो मतलब एकीकरण का जो मतलब राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति हुई यूरोप में, है ना, उसके द्वारा कई राष्ट्रों का एकीकरण हुआ, है ना, कई देशों में स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिला, है ना, देश की जनता को जागरूक करने में। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यूरोप की राष्ट्र मतलब यूरोप में जंगी राष्ट्रवाद की भावना ने, है ना, यूरोप को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, है ना, पहला चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर है खत्म हो गया टोटल।
इसमें जो आपको इसको आप पढ़िए, है ना, 5 पार्ट में वीडियो को समझाए हैं, है ना, चैप्टर को, तो आप इसको पढ़िए बढ़िया से। और आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है, पॉइंट है, आप किताब से ऑब्जेक्टिव है, सारा आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, है ना। जो बच्चे लगातार इस चैनल में बने हुए पढ़ते हैं तो जाकर के आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हैंड मतलब आपके द्वारा लिखा हुआ नोट्स मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आप जाकर के वहां पे नोट्स प्राप्त कीजिए और इसको पढ़िए। इसका दूसरा चैप्टर जब शुरू होगा, ठीक है ना, तो आप इसको देखिए और कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, ठीक है।